So good morning everyone present here and taking my class, and so we are on the part 2. Part 1 is already done. So part 2 of Lost Spring Stories of Students Childhood. ठीक है क्लास 12 स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो लेके बैठेंगे, साथ ही साथ पेंसिल पेन और मार्कर एनीथिंग विद यू, सो दैट यू हैव टू मार्क दी इंपॉर्टेंट लाइन्स। तो आप मेरे साथ साथ मार्क करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो पार्ट 1 ज़रूर देख लें, तो क्यों हम स्टोरी जो है उसके आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए लाइन्स देखते हैं। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज। अब साहिब यहाँ पे कौन है? साहिब आलम। अब वो क्या कह रहा है कि मुझे कभी कभार जो गार्बेज जब वो रैक पिकिंग करता है तो क्या होता है, कभी उसे 1 रुपये मिल जाता है उसमें, ठीक है, कॉइन, या फिर 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। तो उससे वो देखते हुए वो सोचते हुए बहुत खुश हो रहा है कि उसे उसमें से पैसे भी कभी कभार मिल जाते हैं। ठीक है, तो साहिब शेयर्स दैट वाइल सर्चिंग थ्रू गार्बेज ही ओकेजनली फाइंड्स मनी। दिस शोज दैट रैक पिकिंग दो डिफिकल्ट है, तो बहुत डिफिकल्ट रैक पिकिंग, ठीक है, उसे पसंद भी नहीं है करना, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, गिव स्मॉल रिवॉर्ड्स, तो छोटे छोटे उसमें से रिवॉर्ड भी मिल जाते हैं। जैसे कि वो बात कर रहा है कि उसे कभी उसमें से 10 रुपये का नोट मिल जाता है, कभी 1 रुपये का कॉइन। इट हाईलाइट्स हिज पॉवर्टी। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, एंड इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इज़ वैल्यूबल टू हिम, और छोटा अमाउंट जो है ये इस मनी का, ये भी वैल्यूबल है उसके लिए। तो साहिब फाइंड स्मॉल मनी इन गार्बेज शोइंग पॉवर्टी एंड होप। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। हिज आईज लाइटिंग अप, हिज आईज लाइटिंग अप, आप मैच करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक से। ठीक है, दिस शोज साहिब्स हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट व्हेन ही टॉक्स अबाउट फाइंडिंग मनी। तो ये लाइन हमें बता रही है कि साहिब की हैप्पीनेस जो है, साहिब आलम की, और एक्साइटमेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो पैसों की बात करता है। हिज रिएक्शन रिफ्लेक्ट्स हाउ लिटिल जॉयज मैटर इन हिज डिफिकल्ट लाइफ। तो ये छोटे छोटे जॉयज हैं जो बहुत मैटर करते हैं उनकी डिफिकल्ट लाइफ के अंदर। इट ऑल्सो एम्फेसाइजेज हिज इनोसेंट एंड होपफुल नेचर। और किस पे पता लग रहा है हमें कि उसका नेचर कैसा है, इनोसेंट है और होपफुल है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। तो क्या होता है कि एक बार अगर उसमें से हमें गार्बेज में से पैसे मिल जाते हैं, साहिब क्या कह रहे हैं कि जब मुझे उसमें से 1 या 2 बार पैसे मिले तो क्या होता है कि हमारे अंदर एक चाहत बढ़ जाती है, एक और इच्छा बढ़ जाती है कि चलो हम और खोजते हैं और रैक पिकिंग करते हैं, और इस तरह से जो है हम रैक पिकिंग के अंदर लगे हुए हैं। तो नरेटर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है दैट फाइंडिंग इवन वन वैल्यूबल थिंग मोटिवेट्स चिल्ड्रन टू कंटिन्यू सर्चिंग इन द गार्बेज, है ना। एक चीज़ मिलने से, वैल्यूबल चीज़ मिलने से क्या होता है कि चिल्ड्रन जो है उनको मोटिवेशन मिलती है कि और गार्बेज जो है वो रैक पिकिंग करें उसकी। ठीक है, आई होप, होप बिकम्स द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड देयर हार्ड वर्क। अब जो होप है इस चीज़ का कि हमें और भी कुछ मिल सकता है इसमें से, वो एक ड्राइविंग फोर्स बन जाता है इनके हार्ड वर्क के अंदर। इट रिफ्लेक्ट्स देयर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, और एक तरह से सर्वाइवल उनकी इंस्टिंक्ट्स भी है। ठीक है, तो होप कीप्स रैक पिकर्स वर्किंग डिस्पाइट हार्श कंडीशंस। हार्श कंडीशंस के होने के बावजूद भी जो रैक पिकर्स हैं उनको ये होप होता है कि हाँ हमें कुछ और भी वैल्यूबल आइटम इसमें से मिल सकती है, तो वो रैक पिकिंग करते रहते हैं। इस लाइन का मतलब ये है, इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। अब यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि जो गार्बेज की रैक पिकिंग करना चिल्ड्रंस के लिए अलग है, उनकी सोच के मुताबिक अलग है, और पेरेंट्स के लिए अलग। अब क्या है, द नरेटर कंट्रास्ट यहाँ पे नरेटर शो कर रहा है द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट, है ना। वो क्या बता रही हैं कि जो कंट्रास्ट है किसके बीच में, पर्सपेक्टिव रैक पिकिंग करने के बीच में, चिल्ड्रन का अलग मोटिव है और एडल्ट्स का अलग। चिल्ड्रन सी गार्बेज डिफरेंटली देन देयर पेरेंट्स डू, दिस डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स देयर इनोसेंस एंड इमेजिनेशन। बच्चों की क्या पता लग रही कि वो कितने इनोसेंट हैं और इमेजिनेटिव हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए गार्बेज को पिकअप करना, रैक पिकिंग करना कैसा है, एक वंडर की तरह है कि बहुत अच्छी कोई चीज़ हो रही है। फॉर द एल्डर इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। एल्डर्स के लिए क्या है, एक मीन्स है वो सर्वाइवल का, है ना। रैक पिकिंग करते हैं, उसे बेचते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, तो एक सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट है उनके लिए। ठीक है, तो चिल्ड्रन फाइंड एक्साइटमेंट एंड क्यूरोसिटी इन गार्बेज। तो कचरे के अंदर बच्चों को क्या लग रहा है कि वो एक्साइटमेंट, कोई चीज़ लग रही है उनको कि उसमें से कुछ वैल्यूबल चीज़ मिलेगी, और क्यूरोसिटी भी उनकी बढ़ती जा रही है क्योंकि उस फिर वो क्या करते हैं और ज़्यादा रैक पिकिंग करते हैं। वाइल एल्डर्स जो बड़े हैं सोसाइटी के, कम्युनिटी के, उनकी सी इट एज अ नेसेसिटी फॉर अर्निंग अ लिविंग। ठीक है, दिस शोज द लॉस ऑफ इनोसेंस एज वन ग्रोज ओल्डर।
इट ऑल्सो हाईलाइट्स हार्श रियलिटीज ऑफ पॉवर्टी। सबसे ज़्यादा हमें से क्या पता लग रहा है, हार्श रियलिटी पता लग रही है पॉवर्टी की, गरीबी की, ठीक है। ओके, वन विंटर मॉर्निंग, अब राइटर क्या कह रहे हैं, नरेटर क्या बात कर रही है, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। तो नरेटर क्या कह रही है कि साहिब को एक बार उन्होंने देखा, क्या देखा, कि टेनिस मैच के बाहर जो कोर्ट होता है क्लब के बाहर वो खड़ा हुआ था, ठीक है। वहाँ पे क्या था, टेनिस प्लेयर्स खेल रहे थे। द फेंस सिंबलाइजेज द बैरियर बिटवीन रिच एंड पुअर। अब जो फेंस लगा है वहाँ पे टेनिस कोर्ट में, क्लब में, वो क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, क्या सिंबलाइज कर रहा है, कि बैरियर है एक तरह से, वो बैरियर किसके बीच में, रिच और पुअर के बीच में। साहिब इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम हिज प्रिविलेज वर्ल्ड, और साहिब जो है वो बाहर निकाल दिया गया है ऐसी प्रिविलेज्ड वर्ल्ड से। तो फेंस जो है यहाँ पे, फेंस जो वर्ड यूज हुआ है वो सिंबलाइज कर रहा है सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी। ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो यहाँ पे है ना फेंस गेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेंस गेट क्या है, सिंबलाइज कर रहा है सोशल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट लाइन, आई लाइक द गेम ही रम हम्स, मुझे गेम पसंद है, वो उसने क्या करा, हमिंग करी, ठीक है, अंदर ही अंदर बोला। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, साहिब एक्सप्रेसेस हिज इंटरेस्ट इन टेनिस डिस्पाइट नॉट बीइंग एबल टू प्ले इट, ठीक है। वो खेल नहीं सकता लेकिन वो अपना क्या दिखा रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है और सोच रहा है कि मैं भी काश खेल सकता। ही इज सेटिस्फाइड जस्ट वॉचिंग, बट वो सेटिस्फाइड है, कैसे सेटिस्फाई हो रहा है वो, सिर्फ देखने में ही। विच शोज हिज एक्सेप्टेंस ऑफ लिमिटेशंस, क्या दिखा रहा है कि एक्सेप्टेंस किसका, लिमिटेशंस का। हिज डिजायर्स आर सिंपल, उसके डिजायर्स हैं वो क्या है, बहुत सिंपल है। आई गो इन साइड वैन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, मैं अंदर गया जब कोई भी नहीं था, वो एडमिट करता है इस बात को। और क्या आप कह रहा है, साहिब सीक्रेटली एंटर्स द क्लब, चुपचाप सीक्रेटली वो क्लब के अंदर जाता है। व्हेन इट इज एम्प्टी, जब वो क्या होता है, कोई नहीं होता क्लब के अंदर, कोई प्लेयर नहीं होता। दिस शोज हिज क्यूरोसिटी एंड डिजायर टू एक्सपीरियंस थिंग्स बियॉन्ड हिज रीच। अब यहाँ पे साहिब के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता लग रहे हैं उसकी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइंस। जब आपका कैरेक्टर एनालिसिस आएगा, यू हैव टू राइट दीज लाइन्स, यू हैव टू एक्सप्लेन द एनालिसिस, द कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ साहिब आलम। तो साहिब आलम के बारे में आप क्या बताएंगे, कि उसके अंदर क्यूरोसिटी थी और डिज़ायर था कि नई नई चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है। वो चाहता था कि मैं रैक पिकिंग से ज़्यादा भी कोई और चीज़ें सीखूं, और उसे टेनिस खेलने का बहुत शौक था। तो जब वो क्लब में कोई नहीं होता तो सीक्रेटली अंदर वो जाता है। और इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट सोशल रिस्ट्रिक्शंस। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आया है कि देखिए सीक्रेटली वो अंदर जा रहा है ना, क्योंकि वो बहुत गरीब है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता या क्लब ज्वाइन नहीं कर सकता, वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ खेल नहीं सकता ना। तो क्या है, सोशल रिस्ट्रिक्शंस, वो इसलिए चुपके से अंदर जाता है देखने के लिए क्लब को। साहेब क्रॉसेस बाउंड्रीज सीक्रेटली, चुपके से कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सोशल रिस्ट्रिक्शंस भी हमें पता लग रहे हैं। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, अब जो वहाँ का गेट कीपर था उसने क्या करा, साहेब को जो वहाँ पे स्विंग लगा हुआ था, झूला लगा हुआ था, उसको यूज़ करने दिया, है ना। द गेट कीपर अलाउ साहेब स्मॉल एक्सेस, छोटा सा एक्सेस तक झूला है तो वो झूल ले वहाँ पे। शोइंग ओकेजनल काइंडनेस, ओकेजनल काइंडनेस हाउएवर इट इज़ लिमिटेड एंड कंट्रोल्ड, लेकिन ये छोटी सी काइंडनेस भी कैसी थी, लिमिटेड थी और कंट्रोल्ड थी। इट रिफ्लेक्ट्स पार्शियल इंक्लूजन, काइंडनेस एग्जिस्ट बट विद इन लिमिट्स, है ना। काइंडनेस एग्जिस्ट कर रही है इस सेंटेंस में, है ना, लेकिन लिमिट के अंदर है। तो जो गेट कीपर था उसने जाने भी दिया और कुछ टाइम के लिए उसने बोल दिया कि तुम स्विंग पे स्विंगिंग कर लो, मतलब झूला झूल लो। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। नेक्स्ट लाइन, साहेब टू is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts। अब पहले भी जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं, बता चुकी है कि वो जो बच्चे हैं वो कैसे जूते पहने हुए थे, कैसे शूज़ पहने हुए थे। अलग अलग कपड़े अलग होते हैं, शूज़ का साइज़ और शूज़ का जो कलर होता है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि वो सब रैक पिकिंग के शू लेते हैं, पहनते हैं ना, जो उनको मिल जाता है वो पहन लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं शूज़ वगैरह। तो ऐसे ही वो बता रही हैं कि साहिब के जो शूज़ थे, टेनिस शूज़, वो बिल्कुल अलग नज़र आ रहे थे, स्ट्रेंज नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो डिस्कलर्ड थे और शर्ट और शॉर्ट्स मैचिंग नहीं हो रहे थे, है ना, अलग अलग साइज और कलर के थे तीनों चीज़ें। तो साहिब अपीयरेंस कंट्रास्ट विद हिज शूज़, द शूज सिंबलाइज वेल्थ। याद रखिए यहाँ पे तो बार बार शूज़ की जो बात हो रही है ना इस चैप्टर में, इस लेसन में, वो हमें बता रही है कि वेल्थ। अब देखें, पता नहीं आप लोगों ने सुना या नहीं सुना, लेकिन काफ़ी बार ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर किसी को पहचानना हो तो उसके पैरों में देखते हैं ना, वो किस तरह की चप्पल है या सैंडल है, शूज़ हैं या
स्लीपर्स हैं, किस टाइप के पहना हुआ है, उससे उसकी पर्सनैलिटी पता लगती है, उस ह्यूमन बीइंग की, है ना, उस पर्सन की पर्सनैलिटी हम कैसे पहचानते हैं कि वो पैरों में क्या पहना हुआ है और किस तरह की, किस कंडीशन ऑफ की पहना हुआ है ना। तो अब यहाँ पे यही बात है, शूज जो है सिंबलाइज कर रहे हैं वेल्थ, है ना। जितना महंगा हमने जूता पहना होगा, शूज पहना होगा या सैंडल पहनी होगी, स्लीपर स्लेटोस पहना होगा, तो हमारी उससे ही उतना ही कैरेक्टर इन्हांस होता है इंसान का, है ना। वेल्थ पता लगती है कितना अमीर है, कितना गरीब है। तो यहाँ पे भी यही है कि शूज जो है वो सिंबलाइज कर रहे हैं वेल्थ। अब उसके शूज जिस तरह के वो पहना हुआ था साहेब, वो बिल्कुल मैचअप नहीं थे शर्ट और शॉर्ट से, ठीक है। बट हिज क्लोथ शो पॉवर्टी। तो ये क्या बता रहे थे, उसकी जो अटायर था, पूरा ऑल ओवर अटायर क्या बता रहा था, पॉवर्टी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस हाईलाइट्स सोशल मिसमैच है, शूज वर्सेस क्लोथ शो सोशल क्लास डिफरेंस, okay, that is why these lines are important. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. तो साहेब क्या बता रहे हैं, उसके शूज़ और कपड़े जो है, अटायर जो है पूरा, वो क्यों मैच नहीं हो रहा, क्योंकि उसके शूज़ जो हैं किसी ने दिए हैं उसे पहनने के लिए ना। साहब एक्सप्लेन द शूज़ आर नॉट हिज ओन परचेज, उसने खरीदे नहीं है। ही फील्स द नीड टू जस्टिफाई वेयरिंग देम। तो ये भी बता रहा है कि उसे कितना गलत अंदर से महसूस होता है, उसे अच्छा महसूस नहीं होता किसी और की चीज़ दी हुई पहनी हुई है ना, पहनना। तो बता रहा है कि मैं खुद नहीं, मैंने उसने उसने खुद नहीं खरीदे, लेकिन किसी ने उसको पहनने के लिए दिए हैं। दिस शोज अवेयरनेस ऑफ हिज कंडीशन, तो उसकी कंडीशन पता लग रही है इससे, है ना, कि भाई वो चैरिटी से दिया हुआ सामान भी पहनता है। एक्सट्रीम पॉवर्टी यहाँ पे शो हो रही है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। अब यहाँ फैक्ट हमें पता लग रहा है क्या, कि वो डिस्कार्डेड शूज हैं किसके, रिच बॉय के, किसी रिच बॉय के वो यूज्ड ऑफ डिस्कार्डेड शूज पहना हुआ है, ठीक है, जो कि चैरिटी में गिवन है। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. अब उस रिच बॉय ने जो डिस्कार्ड करा उन शूज को, फेंका या उसको यूज नहीं करा, वो किस लिए नहीं करा, क्योंकि उसके एक पेयर में, शूज के एक पेयर में क्या है, एक छोटा सा होल है, तो उसने फेंक दिया, लेकिन डिस्कार्ड ऑफ कर दिया। लेकिन साहिब आलम के लिए ये होल, एक शूज में होल होना मैटर नहीं करता, उसने वही शूज पहन रखा है ना। तो ये क्या बता रहा है, इवन डिस्कार्डेड आइटम्स आर वैल्यूएबल टू हिम, है ना। डिस्कार्डेड आइटम जो है, खराब आइटम्स, वो भी उसके लिए वैल्यूएबल हैं साहिब आलम के लिए। दिस रिफ्लेक्ट्स एक्सट्रीम पॉवर्टी, है ना। तो ये हम बता रहे हैं कि कितना ज़रूरी है उस पुअर पर्सन के लिए, साहिब के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फुट, उसके लिए जो हमेशा क्या कहते हैं, या कभी ना कभी बेयर फुट चला है। बेयर फुट मतलब बिना सॉक्स के, बिना स्लीपर्स के, बिना शूज़ के। इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। उसके लिए पैरों में शूज़ होना, चाहे उसका उसमें छोटा सा होल है, कैसा है, उसके लिए एक जैसा ख्वाब पूरा करना है, ड्रीम कम ट्रू, ठीक है। तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। दिस एम्फेसाइजेज हाउ बेसिक नेसेसिटीज़ आर लग्जरीज फॉर द पुअर। बेसिक नेसेसिटीज़ भी पुअर के लिए क्या हो जाती हैं, लग्जरीज मानते हैं उन चीज़ों को। साहेब वैल्यूज़ व्हाट अदर्स रिजेक्ट। साहेब क्या वैल्यू करता है, जो दूसरे रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्या हाईलाइट हो रहा है यहाँ से, इन इक्वालिटी, इट हाईलाइट्स इन इक्वालिटी, ठीक है। बेसिक नीड्स क्या है, ड्रीम्स फॉर पुअर, ठीक है। आगे देखते हैं। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। अब हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, नैरेटर, डिस्पाइट हिज इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट होने के बावजूद भी टेनिस में, साहिब कैन नॉट पार्टिसिपेट इन टेनिस, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्लब के अंदर या टेनिस के अंदर। तो यहाँ क्या पता लग रहा है, दिस शो सोशल एंड इकोनॉमिक बैरियर्स, सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, और उसका जो ड्रीम है वो वहीं तक, सिर्फ देखने तक ही लिमिटेड रह जाता है। तो पॉवर्टी एक इतनी इस तरह से यहाँ पे बताया गया है पॉवर्टी को, कि वो बच्चों के ड्रीम्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर देती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो पॉवर्टी एक तरह से अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस पे फोकस करते हुए जो है ये स्टोरी जो है नैरेटर लिख रहे हैं। आगे देखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने चैट अभी देखी है आप लोगों की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अच्छी बात है आप लोग आ गए क्लास में। पार्ट 2 हम कर रहे हैं, ठीक है, फ्लेमिंगो का, लव स्प्रिंग स्टोरी इन चाइल्डहुड का। चलिए आगे देखते हैं। जल्दी से टेक्स्ट बुक्स साथ में लेके बैठेंगे प्लीज़, ठीक है, और पेंसिल और मार्कर भी। विदाउट मार्कर, विदाउट टेक्स्ट बुक
मज़ा नहीं आएगा फिर पढ़ने में, ठीक है। और आप लोग भी फिर सोचेंगे कि मैम क्या पढ़ा रही है। तो लाइंस आप नोट करते रहेंगे, नोट्स में आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ, तो आपको क्या होगा, उससे आसानी हो जाएगी ट्रैक करने में लाइंस को, लेसन में, स्टोरी को, ठीक है। चलिए देखते हैं। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब एक मॉर्निंग की बात हो रही, नरेटर क्या कह रहा है कि साहेब जो है वो कहाँ है, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है मिल्क खरीदने के लिए, ठीक है। सो साहिब इज नाउ वर्किंग एंड परफॉर्मिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक मॉर्निंग क्या होता है, एक मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग मतलब एक मॉर्निंग से शुरू कर रही है कहानी अपने नरेटर, ठीक है। साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। तो क्या देख रही है कि साहिब जो है ना अब वर्किंग कर रहा है, मतलब कि कोई उसे छोटी सी नौकरी मिल गई है, लगता है जॉब मिल गई है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहा है। हिज लाइफ हैज चेंज फ्रॉम केयर फ्री टू स्ट्रक्चर्ड। वो क्या कह रही है कि केयर फ्री हो, जैसा वो पहले देखती थी रैपिंग करता था, अब वैसा नहीं, उसकी लाइफ कैसी हो गई, एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ हो गई है। दिस इंडिकेट लॉस ऑफ चाइल्डहुड फ्रीडम। अब इस लाइन से हमें क्या पता लग रहा है कि चाइल्डहुड में वो अगर काम कर रहा है किसी दुकान पे, किसी शॉप पे, किसी ठीक है, किसी स्टॉल पे, तो उसकी लाइफ कैसी हो गई है, एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ हो गई है, मतलब वो बंधी हुई ज़िंदगी हो गई है उसकी। और यहाँ पे हमें ये भी पता लग रहा है कि चाइल्डहुड लॉस, चाइल्डहुड फ्रीडम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो साहिब नाउ वर्क्स, इस समय मतलब कि साहिब अब एक जगह काम कर रहा है, वो हम देखेंगे कहाँ पे क्या काम कर रहा है, ठीक है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर। उसके हाथ में, राइटर क्या देख रही है, जो ऑथर है वो क्या देख रहे हैं कि उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर है, ठीक है। कैनिस्टर रिप्रेजेंट हिज जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई जॉब वो कर रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अटेंड कर रहा है। इट सिंपलाइजेज बर्डन कंपेयर टू हिज अर्लियर फ्रीडम। अब क्या है, एक बर्डन हो गया है उसके ऊपर। पहले तो केयर फ्री लाइफ जीता था, है ना, रैपिंग करता था जगह जगह, नेबरहुड में, स्ट्रीट्स में, लेकिन अब क्या है, वो देख रही है कि उसके हाथ में कैनिस्टर है जो दिखा रहा है जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सिंबलाइज कर रहा है, वो क्या सिंबलाइज कर रहा है कि बर्डन है उस पर, क्या, किसी जॉब का, किसी काम का। अब उसकी जो फ्रीडम, जो पहली वाली फ्रीडम थी वो खत्म हो गई है। हिज रोल हैज़ चेंज, उसका रोल अब चेंज हो गया है, ठीक है। क्या देखते हैं आगे क्या है, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ठीक है। यहाँ बात क्लियर हो गई है। साहिब आलम क्या कह रहा है कि वो कहाँ काम करता है, एक टी स्टॉल में ना, चाय की दुकान पे काम करता है, चाय की स्टॉल पे काम करता है, नीचे रोड के पास। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो पॉइंट भी कर रहा है, नरेटर को पॉइंट कर रहा है कि यहाँ जाके आगे टी स्टॉल है, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। कौन कह रहा है, साहिब आलम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ नोट करनी है, वो ये है, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर यहाँ पे शो किया गया है। इट मार्क्स अ शिफ्ट इन हिज लाइफ, एक शिफ्ट आ गया उसकी लाइफ में, और साहिब बिकम्स अ चाइल्ड लेबरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड लेबरर बन चुका है साहिब, ठीक है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। तो बता रहा है नरेटर को कि मुझे जो है यहाँ पे वेजेस मिलते हैं मंथली, 800 रुपीज़ मिल जाते हैं, और यहाँ मुझे मील खाने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि इट शोज एक्सप्लॉयटेशन एंड सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए वो क्या है, एक्सप्लॉयटेशन भी यहाँ पे हमें मिल रहा है, चाइल्ड लेबर हो रहा है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, ठीक है, सर्वाइवल के लिए, जस्ट फॉर सर्वाइवल, ओके। लो वेजेस रिफ्लेक्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ 800 रुपये की बात हो रही है, महीने पे 800 रुपये। आप सोच सकते हैं क्या होता है महीने पे 800 रुपये। तो वो बता रहा है कि मुझे महीने पे 800 रुपये मिल जाते हैं और मुझे सारा खाना भी मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इतने कम पैसे क्या शो कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन उसका हो रहा है, चाइल्ड लेबरर बन चुका है वो एक तरह से, ठीक है। डज ही लाइक द जॉब, द नरेटर क्वेश्चन साहिब्स हैप्पीनेस। अब यहाँ पे नरेटर क्वेश्चन कर रहा है, साहिब की हैप्पीनेस पे क्वेश्चन कर रही है वो, कि क्या साहिब को ये जॉब अच्छी लगती है। दिस रेजेस कंसर्न अबाउट हिज कंडीशन, इट प्रिपेयर्स फॉर इमोशनल कंट्रास्ट, है ना, एक इमोशनल शिफ्ट आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। आई आस्क, नरेटर पूछती है उससे। द नरेटर डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद साहिब, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही है वो साहिब के साथ, और पूछ रही है कि तुम्हें ये जॉब अच्छी लगती है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि नरेटर क्या हो गया है, यहाँ हो गई है अब एम्पैथेटिक हो गई है ना, थोड़ा सा इमोशनल हो गई है वो साहिब आलम के लिए। हिज फेस, आई सी, हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक। अब क्या, जब ये सवाल वो कर रही है साहिब से, तो क्या देख रही है, उसको जो फेस है वो एक तरह से खोआ खोआ सा हो गया है ना, कैसा हो गया, फ्री नज़र आ रहा है, उसके फेस के एक्सप्रेशंस हैप्पी एक्सप्रेशंस नहीं है। वर्क हैज़ टेकन अवे हिज इनोसेंस, उसकी जो इनोसेंस थी वो उस काम ने ले ली है, ठीक है। दिस शोज इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन। वर्क डिस्ट्रॉयज चाइल्डहुड इनोसेंस। आगे बढ़ते हैं। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अब ये जो स्टील कैनिस्टर है, ठीक है, ये हैवी नज़र आ रहा है उसे, कि इसके मुकाबले जो प्लास्टिक का बैग वो अपने शोल्डर्स पे कैरी करता था, कब,
रैक पिकिंग जब वो करता था तो छोटा सा प्लास्टिक का बैग होता था, वो नीचे डाल देता था, वो हल्का था। लेकिन जो ये स्टील कैनिस्टर, ये क्या है, ये भारी है बहुत ज़्यादा उसके मुकाबले। तो ये लाइंस क्या बता रही है हमें, द कैनिस्टर सिम्बोलाइजेज बर्डन, याद रखेंगे बर्डन, अनलाइक द लाइट प्लास्टिक बैग ऑफ रैक पिकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वेज मोर देन फ्रीडम, दिस इज सिम्बॉलिक। ठीक है, तो ये क्या है, सिम्बॉलिक है स्टील कैनिस्टर। ठीक है, आगे देखते हैं। द बैग वॉज हिज, याद रखिए जो बैग वो कैरी करता था, पॉली बैग, पॉलीथीन, ठीक है, वो क्या था, उसका खुद का अपना बैग था, पॉली बैग था, तो फ्री था, केयर फ्री था, फ्रीडम थी, है ना, इंडिपेंडेंस था। द प्लास्टिक बैग रिप्रेजेंटेड इंडिपेंडेंस, याद रखेंगे। ओके, वो उसका खुद का था, उसकी कंट्रोल्ड लाइफ थी, ओनरशिप था उस पर, फ्रीडम था। लेकिन जो स्टील कैनिस्टर वो किसका है, जो जिसकी चाय का स्टॉल है उसका कैनिस्टर है ना। तो द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन द टी शॉप, ये मैंने आपको बता दिया। तो जो साहिब आप काम कर रहा है किसी के यहाँ, उसका वो कैनिस्टर है, उसका आप कोई कंट्रोल नहीं रहा उन चीज़ों पे, है ना। उसके जो जो टी शॉप का जो ओनर है जो बोलेगा उसे वही करना पड़ेगा। तो क्या शो कर रहा है यहाँ पे, क्या बात आ रही है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो खो चुका है। नाउ ही इज डिपेंडेंट ऑन द शॉप ओनर। साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, अब वो अपना मास्टर नहीं है ना, उसने अपनी फ्रीडम जो वो खो दी है। तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ही शो किया जा रहा है, या आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक को मार्क कर लीजिए, साहिब इज़ नो लॉन्गर इज ओन मास्टर। ठीक है, यहीं तक अब अपनी टेक्स्ट बुक्स में मार्क करें। ठीक है, सेकंड पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे जो कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में करेंगे आप। तो ये इस लाइन से हमें यही पता लग रहा है कि क्या है, साहिब क्या है, वो डिपेंडेंट हो चुका है, कंट्रोल्ड हो चुका है, उसकी एक लाइफ स्ट्रक्चर्ड हो चुकी है, अब जो फ्रीडम थी, इंडिपेंडेंस थी, वो सब उसने खो दी है। ठीक है, और फ्रीडम का जो लॉस्ट है यहाँ पे, उसका मतलब क्या है, डिपेंडेंसी गेन, है ना। एक तरफ उसकी फ्रीडम लॉस हुई, चाइल्डहुड जो फ्रीडम थी उसकी वो खत्म हुई, और इधर क्या है, उसने किसी पे वो डिपेंड हो गया। ठीक है, किस चीज़ के लिए, डेली वेजेस के लिए, सर्वाइवर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी कम्युनिटी में क्या है, पॉवर्टी है। ठीक है, उसकी जो याद रखेंगे आप, देखिए साहिब के बारे में आप ये भी याद रखेंगे जो मैंने आपको पहले पॉइंट्स बताए कि वो कहाँ से माइग्रेंट वर्कर था, माइग्रेंट थे उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे, कहाँ से माइग्रेंट हुए, कहाँ से, बांग्लादेश से क्यों हुए हैं, कहाँ रहते हैं, सीमापुरी में। ये सारी बातें जो पार्ट 1 में है वो आप याद रखेंगे, ऐसा नहीं पार्ट 1 जो है आप भूल जाएं। ठीक है, मैं पार्ट्स में आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि लेंथी स्टोरीज हैं और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। एक साथ पूरी बैठ के स्टोरी, कोई सी भी स्टोरी हो, कोई सा भी लेसन हो, लिटरेचर का एक साथ नहीं हो सकता। सो दैट इज़ वाई आई हैव डिवाइडेड इट इनटू पार्ट्स, ताकि आपको भी समझ में आए और मुझे भी समझाने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि इन डिटेल हम पढ़ रहे हैं, लाइन्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, फर्स्ट तो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प होगी। ठीक है, आंसर राइटिंग लिटरेचर के लेंदी लिख कर आने, छोटे छोटे आंसर्स नहीं लिख कर आने। और दूसरी बात ये है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखने। और थर्ड पॉइंट ये है कि आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एक्सट्रैक्ट दे देंगे और उसको आपको एनालाइज करना है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जब एक्सट्रैक्ट आपको पता होगा, पैराग्राफ पता होगा, किसने किसको क्या कब क्यों बोला, तो जब भी आप उसके आंसर्स भी कर पाएंगे। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कैरेक्टर एनालिसिस। जब हम इन डेप्थली हम चैप्टर को पढ़ेंगे, लाइन वाइज पढ़ेंगे, तो ही आपको पता होगा कैरेक्टर का एनालिसिस कैसे करना है। वरना समरीज में, गाइड्स में प्रॉपर चीज़ें नहीं होती। दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू द चैप्टर्स, द स्टोरीज इन पार्ट्स। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको अपनी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक्स में यहाँ तक मार्क करेंगे, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ठीक है, आज ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे जो अब तक हमने पढ़े हैं वो देखते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स कौन कौन से अभी तक हमने देखे, साहिब ए आलम, पूरा नाम याद रखेंगे। मुकेश और नरेटर आपको पता होना चाहिए, कौन है नरेटर, ठीक है, कौन लिख रहा है स्टोरी, उसके भी बारे में आप बताएंगे जब अपने आंसर लिखेंगे, नरेटर के बारे में। ओके, प्लेसेस कौन कौन सी देखी है, नेबरहुड क्लब, फिरोजाबाद और टी स्टॉल। इवेंट्स, रैक पिकिंग, वॉचिंग टेनिस, गेटिंग शूज, वर्किंग एट टी स्टॉल। कंसेप्ट, चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी, सोशल इनक्वालिटी, लॉस ऑफ चाइल्डहुड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट आप यूज करेंगे अपने आंसर्स में। ठीक है, देखिए एग्जामिनर जो है ना, इन्हीं कंसेप्ट, वो पूरे आंसर्स, देखिए कोई नहीं पढ़ता कहानी। आपको लगता है कि एग्जामिनर जो है वो आपके 1-2 पेजेस में पढ़ता हो,
जब वो पढ़ते हैं ना एग्जाम चेकर्स, तो वो क्या करते हैं एग्जामिनर, सिर्फ और सिर्फ आपके कीवर्ड्स नोट करते हैं, स्टेटमेंट्स, कंसेप्ट्स, वोकैबलरी कौन सी यूज़ करी, उसी से वो पता लगा लेते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है चैप्टर की, कितनी नॉलेज है स्टोरी की। ठीक है, इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक नहीं पढ़ते, वो देखते हैं आपने वोकैबलरी कैसे यूज़ करी है, राइटर के बारे में आपने कुछ दिया ही दिया है, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ेंगे। तो आपका जो है ना बहुत अच्छा पैटर्न होना चाहिए आंसर राइटिंग का, अगर आपको अच्छे नंबर लाने इंग्लिश में। दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू ईच एंड एवरीथिंग सेपरेटली। ठीक है, एग्जाम वोकैबलरी जो यूज़ करेंगे आप अपने राइटिंग में, आंसर्स में, वो याद कर लीजिए। स्क्राउंजिंग, डिस्कार्डेड, सर्वाइवल, डिंजी, मिराज, फर्नेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली वोकैबलरी आप अपने आंसर्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ करेंगे। स्पेलिंग्स जो है आपकी मैं बता दूं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करेंगे आंसर राइटिंग में। ठीक है, तो अच्छे से इनको याद करें, आंसर्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, एमसीक्यूज पे आते हैं। व्हाई डज साहिब कंटिन्यू रैग पिकिंग, साहिब रैग पिकिंग क्यों कंटिन्यू करता है? आंसर इज सी, होप फॉर फाइंडिंग वैल्यूएबल थिंग्स, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें वैल्यूएबल थिंग्स मिलेंगी, जैसे उसे कॉइन और 10 रुपी नोट मिला था कभी। ओके, व्हाट डज द फेंस सिंबलाइज, फेंस क्या सिंबलाइज करता है, मैंने आपको बताया था, सोशल बैरियर, सोशल बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई आर दी शूज इंपॉर्टेंट टू साहिब, शूज क्यों इंपॉर्टेंट है साहिब के लिए? बेसिक नेसेसिटी को पूरा करते हैं वो उसकी, है ना, बेसिक नीड्स जो होती हैं, क्योंकि वो सोचता है कि एक ऐसा शूज़ पहनना वैल्यूबल है उसके लिए, बेनिफिटेड है, क्योंकि जिसमें होल है, क्योंकि कभी ना कभी वो बेयर फुट भी चला है स्ट्रीट्स और नेबर्स में, ठीक, नेबरहुड में। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट चेंज इज सीन इन साहिब आफ्टर गेटिंग अ जॉब, जब उसे टी स्टॉल पे जॉब मिल जाती है तो क्या चेंज उसे हमें देखने को मिल रहा है साहिब के अंदर? लॉस ऑफ केयर फ्री नेचर, उसका जो केयर फ्री नेचर था वो अब खत्म हो चुका है। ओके, एक्सट्रैक्ट बेस देखिए, व्हाट डज गार्बेज मीन टू चिल्ड्रन, इट रिप्रेजेंट्स वंडर एंड होप। ठीक है, व्हाई इज साहिब अनेबल टू प्ले टेनिस, ड्यू टू सोशल एंड इकोनॉमिक बैरियर्स। Why, what does the steel canister symbolize? स्टील कैनिस्टर क्या सिंबलाइज करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉस ऑफ फ्रीडम। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लॉन्ग आंसर्स में आ जाते हैं तो अगेन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दीज। कैसे करेंगे वही सब बताएंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलें शॉर्ट आंसर देखें। हाउ डज साहिब लाइफ चेंज आफ्टर वर्किंग एट दी टी स्टॉल, कैसे उसकी लाइफ चेंज हो जाती है टी स्टॉल में काम करने के बाद? ये आप यहाँ पे लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, रीड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। चाइल्ड लेबर के बारे में बताएंगे। ठीक है, चाइल्ड लेबर की वजह से क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है वो भी बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वाई डज साहिब वैल्यू डिस्कार्डेड शूज, डिस्कार्डेड शूज जो थे, जो एक रिच बॉय ने फेंक दिए थे होल की वजह से, साहिब के लिए क्यों वैल्यूएबल थे? दिस इज द आंसर, रीड करेंगे। ओके, व्हाट डज द नैरेटर वांट टू हाईलाइट थ्रू साहिब स्टोरी, तो साहिब की जो स्टोरी है, नैरेटर उससे क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या अवेयरनेस हम लोगों को देना चाह रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बताएंगे, रीड करेंगे, आंसर राइटिंग में हेल्प होगी, चाहे आप आंसर्स को देख देख के प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस देख देख के लिखें, जब आपके बोर्ड्स होंगे, ठीक है, आप एक चैम्पियन बन चुके होंगे इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, आपको अच्छे से आ जाएगा लिखना, आंसर किस तरह से शुरू करना है, ख़त्म करना है, कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, ये आपको आना चाहिए फॉर बोर्ड एग्जाम। द नरेटर हाईलाइट्स पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, चाइल्ड लेबर, ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। ठीक है, साहिब्स लाइफ रिफ्लेक्ट हाउ चिल्ड्रन आर फोकस इनटू वर्क, लूजिंग देयर चाइल्डहुड एंड ड्रीम्स ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की। लॉन्ग आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से लिख कर आना होता है इसमें। ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, इससे ज़्यादा और आपको यहाँ तक कम से कम तक लिखना ही है। तो कहने का मतलब ये कि कैसे लिखेंगे, वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज दिस स्टोरी हाईलाइट द थीम ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड थ्रू साहिब, ये जो स्टोरी है ये कैसे हाईलाइट कर रही है थीम किस चीज़ की? लॉस्ट चाइल्डहुड की, थ्रू साहिब आलम। तो आपको ये सब बताना है, साहिब की पूरी स्टोरी आपको बतानी है। देखिए, द एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट्स द हार्श रियलिटी ऑफ, द एक्सट्रैक्ट रिप्रेजेंट द हार्श रियलिटी ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड थ्रू साहिब्स लाइफ, साहिब्स की लाइफ को आपको पूरा बताना है, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग आंसर है। ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है। पहले तो हम साहिब के बारे में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट तो साहिब का, ये नेक्स्ट मुकेश का आएगा। तो अभी साहिब के बारे में पूछा तो आपको पूरा साहिब की लाइफ बताना होगा यहाँ पे शुरू से लेके आखिर तक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम साहिब लाइफ्स,
क्या लेसन हमें मिल रहा है, रीड करेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे और आंसर्स इसमें नोट्स, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा, साहिब की कैरेक्टर को बताएं, डिस्क्राइब करें, दिस इज द स्मॉल वन, स्मॉल पैराग्राफ, बट यू हैव टू राइट मोर, ठीक है। साहिब के कैरेक्टर को आपको सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में नहीं बताना, देखिए साहिब इनोसेंट है, होपफुल है, अडेप्टेबल है, ठीक है, पहले वो केयर फ्री था बट बाद में वो सीरियस हो गया अपने काम की वजह से, हिज इमोशनल चेंज शोज द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, ये ऊपर ऊपर से बता दिया है कि साहिब कैसा था, पहले कैसा था, बाद में, लेकिन आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, वो भी इसमें ऐड ऑन करके बताना है कि देखिए यहाँ पे साहिब इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, साहिब जो है प्लास्टिक बैग देखिए पहले केयरफ्री घूमता था तो वो पहले कैसा था वो बताना है। तो पहले छोटा छोटे एग्जाम्पल्स भी आपको, सेंटेंसेस के, कीवर्ड्स के एग्जाम्पल्स भी स्टोरीज के देने हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। उससे क्या होगा, आपका जो आंसर, जो इन्फॉर्मेशन है वो रिच हो जाएगा, आपका आंसर जो है बहुत रिच हो जाएगा, वोकैबुलरी वाइज भी और आंसर वाइज भी, ठीक है, राइटिंग में भी। तो जो मैं बताया, जो इसलिए मैं लाइंस को एक्सप्लेन जो मैं कर रही हूँ, तो इंपॉर्टेंट लाइंस को आप उठाएंगे और उसके बाद जो है एक्सप्लेन करेंगे। इनोसेंस क्यों था ये बताएंगे कि नैरेट पार्ट 1 में आपको याद है कि नैरेटर ने उससे पूछा था कि आप पूरा अपने अपने नाम का नाम मीनिंग बताओ, साहिब आलम का मीनिंग क्या है, तो उसे नहीं पता था कि साहिब आलम का मीनिंग क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, है ना। तो ये मेरा मतलब है कि आपको लाइंस उठानी है, फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे साहिब इनोसेंट था, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे जो साहिब है वो होपफुल था, इस तरह से। तो क्या होगा, आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। फिर उससे क्या होता है कि फुल मार्क्स, कहीं पे भी आपके ना मार्क्स कट करने के एग्जामिनर को पॉइंट नहीं मिलता, वो फुल मार्क्स ही आते हैं फिर उस आंसर में, ठीक है। चलिए, थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, ये आप एज अ कंक्लूजन हर आंसर में यूज कर सकते हैं। द सेंट्रल थीम इज लॉस ऑफ चाइल्डहुड ड्यू टू पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर, हाईलाइटिंग सोशल इनइक्वालिटी एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम नजर आती हैं गरीब लोगों के लिए, तो आप ये बताएंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी भी नजर देखते हैं लोग, है ना, उनको इनइक्वालिटी भी सोशल और इकोनॉमिकली देखनी पड़ती है ऐसे लोगों को जो गरीब होते हैं, ना, जैसे साहिब आलम, उसकी कम्युनिटी की बात करी सीमापुरी में। और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मतलब उनके पास काम करने की भी अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है, उनको ऐसी जगहों पे काम करना पड़ता है जैसे टी स्टॉल्स हैं, छोटी मोटी शॉप्स हैं, ठीक है। चलो, असर्शन रीज़न, आ जाए असर्शन रीज़न पे। अब एजर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन हैं, देखते हैं इसमें क्या है। एजर्शन, साहेब लॉसेस हिज केयर फ्री नेचर आफ्टर जॉइनिंग द टी स्टॉल, है ना, ये हमें पता है कि केयर फ्री नेचर नेचर जो है उसका ख़त्म हो गया था जब वो उसने टी स्टॉल ज्वाइन करा, काम करना वहाँ पे शुरू करा। रीज़न क्या है, वर्क ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिपेंडेंस। तो आंसर क्या है, ए, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, है ना, दोनों ही सही है, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो आर है, रीजन है, वो एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। काम से क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और डिपेंडेंस भी आता है। यही हम चैप्टर में सीखा है अब तक हमने। कैरेक्टर एनालिसिस अगर आ जाता है साहिब का, तो पहले आप ट्रेट 1 बताएंगे इनोसेंस का, ही फाइंड जॉय इन गार्बेज एंड सिंपल थिंग। देखिए, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही थी पहले, कि आपको सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर एनालिसिस एक छोटा सा पैराग्राफ नहीं लिखना, 3-4 लाइन्स में नहीं लिखेंगे आप, आपको स्टेटमेंट वाइज उसे एक्सप्लेन करना होगा। तो जैसे इनोसेंस कहाँ नजर आई, जब वो गार्बेज को फाइंड करता था, सिंपल थिंग्स जब वो ढूंढता था उसके अंदर, है ना। ट्रेड 2, होप, होप कहाँ नजर आया, ही कंटिन्यूज रैपिंग विद होप फॉर बेटर फाइंड्स, जब उसे लगा कि इसमें ऑल वैल्यूबल चीज़ें मिल सकती हैं। ट्रेड 3, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, ही शिफ्ट फ्रॉम हैप्पीनेस टू सीरियसनेस आफ्टर वर्किंग। ट्रेड 4, ट्रांसफॉर्मेशन, कब, ही लॉसेस फ्रीडम एंड बिकम्स डिपेंडेंट। तो इस तरह से आपको ट्रेड्स जो मैंने यहाँ पे बताए, इनोसेंस, होप, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, और पहले वाली वीडियो में जो ट्रेड बताए थे वो भी आप इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे, ठीक है। ओवरऑल, साहेब ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम अ केयरफ्री चाइल्ड टू अ बर्डन वर्कर। अभी तक हमने यही, हमें एनालिसिस नज़र आ रहा है, ठीक है, साहिब का। ऐसे ही अगर मुकेश का आ जाता है, हालांकि मुकेश का अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, सेकंड पार्ट में मुकेश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बैंगल मेकर है। तो उसमें भी क्या है, उसका डिटर्मिनेशन, ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, रियलाइजेशन, अंडरस्टैंड हिज फैमिलीज कंडीशन, ठीक है, होप, ड्रीम्स ऑफ बेटर फ्यूचर। 4, इमोशनल कन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल बिटवीन ट्रेडिशन एंड एम्बिशन। ओवरऑल मुकेश रिप्रेजेंट्स होप फॉर चेंज डिस्पाइट पॉवर्टी। तो आप मुकेश का भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मुकेश का पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन के लिए देख लीजिए, साहिब्स जर्नी शोज हाउ पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर रॉब चाइल्ड्स इनोसेंस, ड्रीम्स एंड एवरीथिंग, है ना। तो आप ये रिवीजन वाली जो पॉइंट है, इसको आप एज एन इंट्रोडक्शन या बॉडी में या फिर कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। किस तरह से साहिब की जर्नी से पता लग रहा है कि पॉवर्टी जो है और चाइल्ड लेबर जो है, वो बच्चों के अंदर से उनकी इनोसेंस, उनके ड्रीम्स, उनकी फ्रीडम,
ठीक है, सब कुछ छीन लेती है। क्या? पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर। ठीक है, इसमें एक्सप्लोटेशन के बारे में बताएंगे कि साहिब का कैसे एक्सप्लोटेशन हो रहा है, कैसे पता लग रहा है कि एक्सप्लोटेशन हो रहा है। हमें उससे पता लग रहा है जब उसने बताया कि मुझे महीने पे कितने रुपए मिलते हैं, सिर्फ 800 रुपीज़ मिलते हैं। तो ये शो हो रहा है, क्या पता लग रहा है हमें इससे कि चाइल्ड लेबर के थ्रू एक्सप्लोइटेशन भी किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। ठीक है, सो टिल नाउ दिस इज द स्टोरी इन पार्ट 2 ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज करें, कीवर्ड्स को नोट करें, वोकैबुलरी को चेकआउट करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर लें अपनी टेक्स्ट बुक में, फ्लेमिंगो में। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका पार्ट 3, बट नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, वो मिलूंगी मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड सपोर्टिंग। और इसी तरह से हम सारे चैप्टर्स करेंगे। अगर आपके डाउट्स हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम दूसरे चैप्टर्स कब कराएंगी। देखिए, एक एक करके पार्ट वाइज हम चल रहे हैं सीक्वेंस में। तो ऐसे ही आगे भी मेरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए मैं चैप्टर्स लेकर आऊँ, एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँ और पढ़ाती रहूँ, और फिर हम एक दिन पूरी बुक कंप्लीट कर लें। ठीक है, लेकिन टाइम लगता है हर चीज़ में, बिकॉज आप लोगों की डिमांड ये भी रहती है कि मैम ग्रामर टॉपिक्स भी होने चाहिए, और ग्रामर असेंशियल है आप लोगों के लिए। ठीक है, किस लिए असेंशियल है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, इवन इन बोर्ड्स ऑल्सो, 9th 10th 11th 12th, सब आप सभी लोगों के लिए ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है सीखनी। ठीक है, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, लिखना आता है आपको, समझ में आता है क्या है इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। ठीक है, तो साथ साथ सभी चीज़ें मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको वीडियोस बना के पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मेरी जो कोशिश है, मेरी सोच वो यही है कि मैं आपको सारे चैप्टर्स इस तरह से पढ़ाऊँ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, thank you for participating also, interacting also and taking my classes regularly. अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स विद इंग्लिश। इंग्लिश को भी टाइम दीजिए, सारे सब्जेक्ट्स को भी टाइम दीजिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, प्रिपेयर करिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल, प्रेस द बेल बटन for all the updates, and have a nice day ahead. So I am now closing this session.